हेलो बच्चों, मैं दीपक सिंह, मास्टर्स स्टूडेंट अवेटी कानपुर। तो ये हमारा अमीन्स का लेक्चर नंबर 2 है। ठीक है, लेक्चर 1 हमारा हो चुका है। लेक्चर 1 में हमने इसके स्ट्रक्चर और दिखते कैसे हैं, नॉमेनक्लेचर कैसा होता है, ये डिस्कस किया। अब हमारा लेक्चर 2 में हमें क्या देखना है, तो हमें देखना है मेथड ऑफ प्रिपरेशन। मेथड ऑफ प्रिपरेशन, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, प्रिपरेशन ऑफ अमीन। इसमें हमने अमोनोलिसिस देख लिया है। अमोनोलिसिस क्या था, मैं ये रिकैप करा दे रहा हूं आपको। अमोनोलिसिस हमने कल देखा था। क्या था अमोनोलिसिस, तो वो सिंपली था कि अमोनिया का रिएक्शन कराना था हमें कोई भी अल्काइल हैलाइड से, एनी अल्काइल हैलाइड RX। सो पहले स्टेप में 1 डिग्री अमीन बन रहा था RNH2, फिर से RX आ रहा था। दूसरे स्टेप में 2 डिग्री अमीन बन रहा था RN, यहाँ पे H, फिर से हो रहा था RX आ रहा था, और फिर यहाँ पे 3 डिग्री अमीन बन रहा था R पेयर, और एक स्टेप और आगे जा रहा था जिसमें क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट बन रहा था R4N पे पॉजिटिव और X नेगेटिव। ये हमने कल देखा था अमीन बनाने का प्रोसेस में, और हमने आपको बताया था कि इस प्रोसेस में हमारा जो प्रोडक्ट मिलता है वो मिक्सचर मिलता है 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अमोन एंड अलॉन्ग विथ क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट। तो ये वाला बहुत अच्छा मेथड नहीं था अमीन बनाने का। या हमने कहा था कि अगर आपको 1 डिग्री मेजर चाहिए तो उसके लिए हम जो अमोनिया है वो उसे एक्सेस में लेंगे। ठीक, इसके बाद आज हम पढ़ेंगे दूसरे मेथड। दूसरे मेथड में क्या है, रिडक्शन ऑफ नाइट्रो ग्रुप। नाइट्रो ग्रुप आपको पता होगा NO2 को बोला जाता है। तो NO2 को हम रिड्यूस करा के अमीन बनाने वाले हैं। तो देखो कैसे बनाएंगे। RCH2 मान लो यहाँ पे NO2 है, तो इसको 2 तरीके से रिड्यूस कराया जाता है। एक कराया जाता है हाइड्रोजन के प्रेजेंस में, जैसे H2 के साथ कोई भी एक हम मेटल लेते हैं, जैसे या तो हम निकिल ले सकते हैं, प्लैटिनम ले सकते हैं, या पैलेडियम ले सकते हैं। इन तीनों में से हम कोई भी ले लेते हैं तो ये रिड्यूस हो जाता है और NO2 हमारा बन जाता है NH2। आपके सिलेबस में मैकेनिज्म नहीं है तो आपको मैकेनिज्म याद करने का कोई ज़रूरत नहीं है। आप जब ग्रेजुएशन में जाएंगे वहाँ पे आपको इसका मैकेनिज्म पढ़ाया जाएगा, तो ये याद रखेंगे। ठीक, दूसरा एक और मेथड होता है, वो होता है RCH2 NO2। इसका रिएक्शन आपको कराना है SnHCl के साथ, या ये टीन है बच्चों, आयरन की स्क्रैप्स लेते हैं उनका HCl के साथ। HCl जो यूज किया जाता है वो बहुत थोड़ा सा मात्रा यूज किया जाता है, बाद में फिर रिएक्शन में HCl बनने लगता है। तो अभी ये थोड़ा सा यूज किया जाता है, बाकी इनका रोल होता है ये जो मेटल यूज हो रहे हैं। तो ये फिर से आपका NH2 बन जाता है RCH2 NH2। तो अभी देख पा रहे हो, मान लो कि यहाँ पे एक H हटा के यहाँ पे एक और R लगा दिया जाए। जैसे यहाँ पे मैं कहूँ कि ना कुछ इस तरीके से, ये तो 1 डिग्री अमीन बन रहा है ना, ये क्या बन रहा, 1 डिग्री अमीन बन रहा। तो क्या इससे केवल 1 डिग्री अमीन ही बनाया जा सकता है, तो नहीं, ऐसा नहीं है। अमीन जहां पे लगा होगा, सॉरी नाइट्रो ग्रुप R, मान लो कुछ ऐसे यहाँ भी R है और यहाँ पे ऐसे NO2 लगा हुआ है, तो इसको भी आप रिड्यूस करा के और NH2 यानी 2 डिग्री अमीन भी बना सकते हो आप। ऐसा नहीं है कि केवल एक और मान लो, यहाँ पे मैं R मान ले रहा हूँ H, तो 2 डिग्री
या 3 डिग्री। यहां पे R या H, R होगा तो 3 डिग्री होगा और H होगा तो 2 डिग्री होगा। तो या मैं अलग अलग ही लिख दूं क्या, शायद बाद में आपको परेशानी हो, तो इसे मैं ना अलग अलग लिख लेता हूं। ये 2 डिग्री और एक और लिख देता हूं R R R और यहाँ पे NO2। यहाँ पे SnHCl या FeHCl भी यूज कर सकते हो आप, SnHCl के साथ या FeHCl के साथ। तो याद रखना है कि NO2 को रिड्यूस करा के जब हम NH2 बनाने जा रहे हैं तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हम 1 डिग्री केवल अमीन बना सकते हैं। आपके एनसीईआरटी में दे रखा है केवल एक एग्जांपल, केवल ये वाला दे रखा है, केवल ये दे रखा है। तो ये याद रखना कि इसका मतलब ये नहीं है कि केवल यही बनेगा। NO2 को रिड्यूस करा के हम अगर 2 डिग्री या 3 डिग्री पे भी NO2 लगाए तो उसको हम रिड्यूस करा सकते हैं, NH2 बन जाएगा। ठीक है, ये 3 डिग्री अमीन, तो इसे नोट कर लेना है। इसके बाद तीसरा मेथड आपका होता है फ्रॉम नाइट्राइल ग्रुप। नाइट्राइल ग्रुप पता है किसे कहते हैं? जो आपका साइनाइड ग्रुप होता है ना, उसी को बोलते हैं। ठीक, कैसे बनाते हैं? तो R⁻C⁻N, इसको हम रिड्यूस कराते हैं LiAlH4। मैं आपको बता चुका हूं LiAlH4 क्या होता है। LiAlH4 इसको हम कहते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ये कुछ ऐसा दिखता है, एल्यूमिनियम, 4 हाइड्रोजन लगा देने यहाँ पे टेट्राहेड्रल फॉर्म में, कुछ ऐसे। तो लिथियम पे आपका नेगेटिव चार्ज आएगा और Li+। ये लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का स्ट्रक्चर है। ठीक, तो ये हमें देता है H-। ये क्या देता है? ये है सोर्स ऑफ हाइड्राइड H-। ठीक, तो ये रिड्यूस करता है इसको और हमारा प्रोडक्ट बन जाता है RCH2NH2। ठीक, तो ये याद रखना है कि हम नाइट्राइल ग्रुप को भी या साइनाइड ग्रुप को भी रिड्यूस करा के अमीन बना सकते हैं। अच्छा, पीछे वाले में इसमें R को हम कुछ भी रख सकते हैं। ये R आपका, R यहाँ पे अल्काइल या अराइल ग्रुप हो सकता है। और इसमें यहाँ पे भी, यहीं पे मैं लिख दे रहा हूं, R कैन बी अल्काइल या अराइल ग्रुप। अराइल का मतलब समझते हो ना, बेंजीन रिंग से लगा हुआ, मतलब कुछ ऐसे दे रखा हो, ऐसे यहां पे आपका NO2 ग्रुप लगा हो और फिर इसको आप मान लो SnHCl कराया आपने या FeHCl कराया या आपने H2 के साथ निकिल, पैलेडियम, प्लैटिनम, इन तीनों मेटल में से कुछ भी, ये 3 रिएजेंट दे रखे हैं आपको ना। ये एक रिएजेंट है, दूसरा रिएजेंट ये है, देखो ये आपका हाइड्रोजन के साथ ये मेटल या ये, इन तीनों में से कोई भी अगर आप यूज करते हो तो ये आपका जो नाइट्रो ग्रुप है ये रिड्यूस हो जाएगा और ये आपका बन जाएगा NH2 ग्रुप यहां पे। ठीक, तो बताने का केवल ये सेंस था कि ये नहीं, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे केवल अल्काइल ग्रुप लगा हो तभी होगा, अगर बेंजीन लगा होगा तब भी रिड्यूस हो जाएगा।
ठीक है, इधर भी वैसे ही है। तो ये था आपका साइनाइड का। अच्छा, इसके बाद आपका है एक और है नाइट्राइल वाले में। इस वाले रिएक्शन में पीछे में यहां पे LiAlH4 भी यूज कर सकते हो, या ये तो पहला रिएजेंट है, दूसरा आप यूज कर सकते हो हाइड्रोजन के साथ निकिल, ये भी रिड्यूस कर सकता है आपको, और NaHG एक साथ यूज करना होता है, ठीक, ETOH, ये पूरा आपका रिएजेंट है। ठीक है, तो या तो ये रिएजेंट यूज करो या हाइड्रोजन गैस के साथ निकिल के साथ फिर से वही पैलेडियम प्लैटिनम यूज कर सकते हो। ठीक, तो ये एक मेटल हाइड्रोजन गैस और ये सोडियम अमलगम इसे बोलते हैं, ये यूज करोगे इथेनॉल में। ठीक, तो इन दोनों में से कोई भी रिएजेंट अगर आप यूज करोगे तो RCH2NH2 हो जाएगा। इस रिएजेंट को भी ऐड कर लेना, आपके ये सिलेबस में यहाँ पे NCERT में दे रखा है, तो इसको भी भूलना नहीं है। ये वाला आपके NCERT में नहीं दे रखा पर आ सकता है। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड भी साइनाइड को रिड्यूस करके RCH2NH2 बनाता है। ठीक है, इसके बाद फोर्थ आपका है फ्रॉम अमाइड। अमाइड को भी रिड्यूस करा के बनाया जा सकता है। आर फिर से यहां पे अल्काइल या अराइल कोई भी ग्रुप हो सकता है, तो ये है आपका अमाइड ग्रुप। इसको आप लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड LiAlH4, LiAlH4 को शॉर्ट में ना LAH भी लिखा जाता है, याद रखना, यहीं पे लिख लो, यहां पे LiAlH4 लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है ना, तो LAH, इसको ना कभी कभी ऐसे भी लिखा होता है LAH शॉर्ट में, तो इसका मतलब ही होता है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ठीक, तो LiAlH4 यूज करोगे तब भी ये चेंज होके बन जाएगा RCH2NH2। अगर आपको याद हो तो इसके पहले मैंने अमीन वाले नहीं, लास्ट लेक्चर जो आपका कार्बोनिल वाला था, वहां पे भी मैंने आपको ये बता रखा है कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड किसे किसे रिड्यूस करता है, और सोडियम बोरोहाइड्राइड NaBH4 किसे किसे रिड्यूस करते हैं और क्या बनाते हैं। वहां पे भी ये वाला रिएक्शन मैंने आपको लिखाया था, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड को अगर अमाइड रिड्यूस होगा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से तो RCH2NH2 अमीन बनता है। ये वहां पे मैंने जो चार्ट बनवाया था उसमें लिखाया था। ठीक है, इसमें एक चीज याद रखना है कि LiAlH4 के साथ H2O, ये किस लिए है, तो ये है सोर्स ऑफ प्रोटॉन के लिए। ये H- यहां से निकलता है ना, तो ये कीटोन पे अटैक करेगा, O- बनेगा, वो O- को H चाहिए, वो कहां से मिलेगा, तो ये H2O से मिलेगा। तो इसलिए H2O लिखा हो या ना लिखा हो आप मान के चलोगे कि है प्रोटॉन सोर्स। ये क्या हमारा फोर्थ था। अच्छा, फिफ्थ है गैब्रियल थाइलेमाइड, गैब्रियल थैलीमाइड रिएक्शन। ये इंपॉर्टेंट है, कई जगह आपको डायरेक्ट पूछा जाता है। जब भी नीम रिएक्शन आपके 12th क्लास में जो भी है सभी इंपॉर्टेंट है। इसमें एक चीज एकदम नोट करके पहले ही लिख लेना है, क्या, इट विल फॉर्म 1 डिग्री अमीन ओनली। ये केवल 1 डिग्री अमीन के लिए ही यूज होगा गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन। देखो गैब्रियल थैलेमाइड होता कैसा है, तो ये बेंजीन रिंग, C डबल बॉन्ड O, यहां पे NH, फिर C डबल बॉन्ड O, ये होता है गैब्रियल थैलेमाइड। ठीक, इसका क्या नाम है, इसका नाम है
गैब्रियल थैलीमाइड। ठीक, ये है आपका गैब्रियल थैलीमाइड। कैसे बनता है तो देखो, सबसे पहले हम यूज करते हैं यहाँ पे KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्या करेगा, OH माइनस, ये बेस है ना, ये क्या है, ये है एक बेस, तो बेस में से ये OH माइनस आएगा, यहां से ये K प्लस, ये OH माइनस। अब ये माइनस इस प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, ले लेगा, तो क्या बनेगा, तो आपका यहां पे बनेगा C डबल बॉन्ड O, यहां पे N, C डबल बॉन्ड O, और H चला गया तो यहां पे नेगेटिव, यहां से H प्लस के रूप में गया ना, OH माइनस H प्लस लिया तो माइनस H2O, पानी बाहर निकल गया, यहां बना N माइनस। इसके बाद हम यूज करते हैं यहां पे कोई भी RX, X कैन बी अ क्लोराइड, ब्रोमाइड या आयोडाइड, कोई भी हो सकता है। क्या करेगा, ये निगेटिव पार्ट आपका इस पे अटैक करेगा, इस बॉन्ड को तोड़ देगा। ठीक है, कोई भी जो अल्काइल हैलाइड आप यूज करोगे तो ये नेगेटिव पार्ट अल्काइल पे रिएक्ट करेगा, इसको तोड़ देगा। क्या बनेगा इसके बाद, तो इसके बाद आपका बनेगा C डबल बॉन्ड O, N, C डबल बॉन्ड O, और इधर R, और ये जो X माइनस बाहर निकला वो आपका जो K है ना उसके साथ बना लेगा KX। ठीक, KX एक सॉल्ट है, पोटेशियम क्लोराइड, ब्रोमाइड, कुछ भी। अब क्या होगा, अगले स्टेप में आपका OH माइनस आएगा, फिर से यहां पे फिर से OH माइनस के सोर्स के रूप में आपका या तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या सोडियम हाइड्रोक्साइड, कोई भी यूज कर सकते हो। तो यहां पे मैं यूज कर रहा हूं NaOH, आप यहां पे KOH भी यूज कर सकते हो। तो ये Na प्लस OH माइनस, ये भी एक बेस है। तो अब की बार यहाँ पे कोई भी H प्लस नहीं है, एसिडिक प्रोटॉन देखो यहाँ पे था, यहाँ पे H प्लस जाने के बाद ये जो निगेटिव पार्ट था ये आराम से इधर देखो रेजोनेंस में स्टेबलाइज हो रहा था, समझ में आ रहा, यहाँ पे जो निगेटिव पार्ट बना ये स्टेबलाइज हो रहा था, इसके कारण हाइड्रोजन आराम से चला गया, क्योंकि उसके जाने के बाद जो निगेटिव पार्ट पीछे छोड़ के जा रहा है वो स्टेबल है, इधर रेजोनेंस में या इस तरफ रेजोनेंस में, तो वो आराम से जब रेजोनेंस में स्टेबल है तो एसिडिक प्रोटॉन बहुत अच्छे से निकल जाएगा। तो जब भी हम देखते हैं कि कहीं से H प्लस निकलने लायक सोर्स है कि नहीं, तो हमेशा देखते हैं कि H प्लस के निकलने के बाद जो निगेटिव पार्ट बच रहा है वहां पे वो जो निगेटिव पार्ट है या जो इलेक्ट्रॉन है वो डीलोकलाइज हो रहा है कि नहीं, कोई उसे स्टेबल करने के लिए है कि नहीं। तो यहाँ पे इधर भी कार्बोनिल और इधर भी कार्बोनिल कॉन्जुगेशन में चलाएगा, तो इसलिए यहाँ पे सबसे पहले हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट हुआ। अब यहाँ पे कोई हाइड्रोजन नहीं है, तो अब क्या होगा, अब ये होगा कि OH माइनस बेस की तरीके से ना काम करके अब न्यूक्लियोफाइल की तरीके से काम करेगा। यार OH माइनस, here OH minus act as न्यूक्लियोफाइल। क्यों, क्योंकि यहां पे कोई भी एसिडिक प्रोटॉन उपलब्ध नहीं है। ठीक, अब क्या, तो OH माइनस देखो, OH माइनस आराम से इस कार्बोनिल पे अटैक करेगा, ये बॉन्ड ऐसे टूटेगा, फिर से दोबारा आएगा और इसको तोड़ देगा। क्या किया है मैंने, OH माइनस ऐसे कार्बोनिल पे C डबल बॉन्ड O पे अटैक किया। क्यों किया, तो कार्बोनिल इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कार्बन कम है, तो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच के रखेगा। तो यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव, यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव, वो मैं लिख के दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव और यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव। तो नेगेटिव जो OH माइनस है ना, ये आराम से जाके कार्बोनिल सेंटर पर अटैक किया, तो पाई बॉन्ड ऐसे टूटा, O माइनस बना, दोबारा O माइनस जो निगेटिव पार्ट है वो दोबारा ऐसे बॉन्ड बनाया, दोबारा इधर बॉन्ड बनाया और ये वाला बॉन्ड टूट गया, यहां पे N निगेटिव बन रहा। अच्छा, ये बॉन्ड क्यों टूट रहा, क्योंकि यहां पे जो फिर से निगेटिव बनेगा इधर से कॉन्जुगेशन में है, इसलिए ये वाला बॉन्ड टूट सकता है। तो फिर क्या बनेगा यहाँ पे, तो यहाँ पे अब बनेगा
C डबल बॉन्ड O, और ये देखो C डबल बॉन्ड O OH, ये तो बॉन्ड टूट गया ना, तो C डबल बॉन्ड O OH, और यहां बना N पे नेगेटिव और इधर R, और एक हाइड्रोजन लगा था तो ये हाइड्रोजन को यहीं पे लगा देते हैं, NH और R। NH नहीं था ना, सॉरी हाइड्रोजन नहीं था यहाँ पे, केवल आपका R अल्काइल ग्रुप ही था, तो नेगेटिव पार्ट। अब जो इधर H2O निकला था ना, H2O यहाँ पे, तो वो तो अभी मीडियम में ही प्रेजेंट है, तो ये नेगेटिव आराम से वहां से H+ ले सकता है। तो मैं क्या करूं, अगले स्टेप दूसरे में दिखाऊं, मैं अगले पेज पे दिखाता हूं इसको। C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे N, इधर R था, ये अल्काइल ग्रुप था। अब यहां पे हमने NaOH डाला, तो OH माइनस आया, इस कार्बोनिल सेंटर पे अटैक किया, ये पाई बॉन्ड टूटा, दोबारा आया और इसको तोड़ दिया। ठीक है, OH माइनस इस कार्बोनिल सेंटर पे अटैक किया, यहां से ये पाई बॉन्ड टूटेगा, फिर दोबारा जाएगा और इसको तोड़ेगा। क्या बनेगा, C डबल बॉन्ड O, यहां पे N, इधर R, यहां पे नेगेटिव पार्ट, C डबल बॉन्ड O OH। ठीक, तो मैंने कहा कि H2O प्रोटॉन देने के लिए उपलब्ध है, पर यहां पे एक कार्बोक्सिलिक एसिड भी है, तो H2O से COOH ज्यादा एसिडिक है, तो क्या होगा, H2O से पहले ये यहीं से H+ ले लेगा। ठीक, फिर क्या बनाएगा, तो आपका यहां पे होगा C डबल बॉन्ड O, यहां पे N, अब हाइड्रोजन यहां पे आ चुका है, और ये R, और इधर बना आपका C डबल बॉन्ड, यहां पे O माइनस Na+। समझ में आ रहा, यहां पे जो N माइनस बना वो इस हाइड्रोजन के लिए NH हो गया, यहां पे O माइनस Na+। अब देखो अगले स्टेप में फिर से OH माइनस आएगा, और अब की बार इस कार्बोनिल सेंटर पे फिर से अटैक किया, तो ये पाई बॉन्ड टूट गया, फिर दोबारा आया और इसको बाहर निकाल दिया। तो अब क्या बनेगा, C डबल बॉन्ड O OH, और फिर C डबल बॉन्ड O पे माइनस Na+। ठीक है, अगले स्टेप में ये जो इसमें बना क्या है, ये बना है ना, इसको भी साथ में लिख लेते हैं, प्लस RNH नेगेटिव। अब ये कार्बोक्सिलिक एसिड से फिर से हाइड्रोजन ले लेगा। ठीक, इसको कुछ ऐसे में दिखाऊं, यहां OH, देखो ये लिया और ये टूट गया। ठीक, क्या बनेगा आगे, C डबल बॉन्ड O पे माइनस Na+, इधर भी C डबल बॉन्ड O पे यहाँ पे माइनस Na+। अगर मान लो कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यूज किया हो तो यहाँ K+ रहेगा। अब ये RNH माइनस था, H लेके बन गया यहाँ पे RNH2, और याद रखना है ये हमेशा 1 डिग्री अमीन होगा, 1 डिग्री अमीन ऑलवेज। अच्छा, 2 डिग्री या 3 डिग्री हम क्यों नहीं बना पा रहे, तो देखो इस वाले स्टेप में जब ये नेगेटिव पार्ट R पे अटैक किया था ना, तो 1 डिग्री होगा तो यहां पे अटैक करना आसान होगा, लेकिन यही आप 2 डिग्री या 3 डिग्री रख लोगे तो ये N नेगेटिव अटैक नहीं कर पाएगा। तो इसलिए हम केवल 1 डिग्री अमीन ही बना सकते हैं, यहां पे हमेशा 1 डिग्री कार्बन पे अटैक होगा। यहाँ पे 2 डिग्री या 3 डिग्री अगर अल्काइल हाइड यूज करोगे तो आपका प्रोडक्ट आगे नहीं बनेगा, या बनेगा तो बहुत कम बनेगा। ठीक, तो गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन का यूज किया जाता है 1 डिग्री अमीन बनाने के लिए।
ठीक, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो ये वाला, और इसके बाद फिर आगे का जो रिएक्शन है वो अगले पेज पे, यहां से एक और मेथड है, वो है आपका हॉफमैन ब्रोमाइड, हॉफमैन ब्रोमाइड, हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन। अब डिग्रेडेशन क्यों बोलते हैं, तो अभी जब मैं आपको रिएक्शन बता दूंगा तो आपको समझ में आएगा। देखो, कोई भी एक अमाइड लेते हैं, RC डबल बॉन्ड O, यहां पे NH2, ठीक है। इसका हम रिएक्शन कराते हैं, सॉरी, Br2 एंड 4 मॉलिक्यूल ऑफ NaOH, और यहां से आपका बनता है RNH2, ठीक है, प्लस NaBr, ठीक है, 4 है तो 4 मॉलिक्यूल NaBr बनेगा आपका, और H2O। अच्छा, इसके साथ ना Na2CO3 भी बनता है, तो इसलिए ये 4 ना बन के 2 बनता है, प्लस Na2CO3। कैसे, तो ये जो 4 सोडियम था ना, तो 4 में से मैंने 4 लिखा था, पर यहाँ पे 2 सोडियम यहाँ पे आ गया, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट बनने के लिए, इसके कारण यहाँ पे 2 NaBr बनेगा, बाकी Na2CO3 बनेगा, ठीक है। अच्छा, डिग्रेडेशन क्यों बोलते हैं, वहां पे आते हैं। देखो, जब हम यहाँ पे हॉफमैन ब्रोमाइड करा रहे हैं, तो ये जो CO ग्रुप है ना, वो ये CO3 में निकल गया, ये जो यहाँ पे CO ग्रुप है वो CO3 में Na2CO3 बनाने में निकल गया, इसके कारण एक कार्बन का लॉस हो गया, इसमें एक कार्बन का लॉस हो चुका है, जिसके कारण इसे हम कहते हैं डिग्रेडेशन। जैसे मान लो, मैं अगर एग्जांपल दूं, ये आप लिख लो, मान लो कुछ ऐसे एग्जांपल दूं मैं, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O NH2, ये एक अमाइड है, कितने कार्बन का है, तो इसमें हमारा 1 2 3 कार्बन है। अब मान लो इसमें हमने कराया हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन, हमने कहा Br2 NaOH, ठीक है, क्या बनेगा, तो मैंने क्या बोला कि इस CO ग्रुप को उड़ा देना है, इसको हटाना है, CH2 NH2 करना है सीधे, CH3 CH2 NH2, ऐसे बनता है। इसका मैकेनिज्म आप में नहीं दिया, पर मेरा लग रहा है कि मुझे इसका मैकेनिज्म आपको डिस्कस करना चाहिए। तो देखो मैकेनिज्म इसका कैसे होता है, अगले वाले स्लाइड पे, नॉट रिक्वायर्ड फॉर बोर्ड, ठीक, ये आपका एक्स्ट्रा है मैकेनिज्म, किसका, हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन का। देखो R बहुत आसान है, CO NH2 था ना यहाँ पे, अगले स्टेप में यहाँ पे OH माइनस, NaOH में से OH माइनस आएगा, और NH और एक ही H है, तो OH माइनस इस H को ले लेगा, और यहां बन गया नेगेटिव, तो RC डबल बॉन्ड O यहां बनेगा NH नेगेटिव, और OH माइनस आया तो ये माइनस H2। अब अगले स्टेप में यहाँ पे Br2 में से ये इस पे अटैक करेगा और इसको निकालेगा, तो RC डबल बॉन्ड O NH Br, कुछ ऐसे होते हैं, ठीक है। अब देखो फिर से OH माइनस आएगा,
यहां पे ना ऐसा करते हैं, मैं H को अलग से करके लिखता हूं, N यहां पे Br और यहां पे H। अब फिर से ये OH माइनस आएगा और इस H को लेके यहाँ पे निगेटिव, तो ये होगा RC डबल बॉन्ड O, N पे नेगेटिव और यहाँ पे Br। ठीक, बस यही वाला मेन स्टेप था। ये ऐसे होगा, बॉन्ड बनाएगा, इसको ना ऊपर से लिखते हैं N पे नेगेटिव, ये ऐसे बॉन्ड बनाया और ये यहाँ पे शिफ्ट होके इसको निकाला। ये एक ही स्टेप में होता है। ये नेगेटिव ऐसे बॉन्ड बना, या 2 स्टेप में दिखा दूं आपको, ऐसा करते हैं, ऐसे दिखा देते हैं तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। O माइनस N यहाँ पाई बॉन्ड और ये बना Br। अब ये नेगेटिव ऐसे बॉन्ड बनाया और ये इधर शिफ्ट हो गया, इसको तोड़ दिया, तो ये बन गया इधर से देखो, यहां बना डबल बॉन्ड O, फिर डबल बॉन्ड N और यहां पे R। ये दिख रहा, R के साथ यहां पे N जुड़ा, डबल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड O, और इसको कहते हैं आइसोसाइनेट। बस अगले स्टेप में तो बस बन ही जाएगा। इसका कराएंगे हाइड्रोलिसिस, H2O या OH माइनस तो हमारे पास सही है, तो OH माइनस इस पे गया, इस कार्बन पे अटैक किया, ये इधर आया, दोबारा आया और ये तोड़ दिया। R यहां बना N और ये कार्बन सेंटर है C, ये डबल बॉन्ड O और इधर OH। ठीक है, देखो C, ये मैं यहां पे दिखा दे रहा हूं ना, ये कार्बन है। ठीक, तो C डबल बॉन्ड O, यहां पे OH इसके साथ, यहां पे N नेगेटिव, और ये N नेगेटिव फिर से H2O से H ले लेगा। तो मैं यहीं पे लिखने के लिए ना यहीं पे दिखा दे रहा हूं कि ये बन गया NH। ठीक, और फिर से OH माइनस आएगा, इस पे अटैक किया, इस कार्बोनिल पे अटैक किया, ये ऐसे टूटेगा, दोबारा आएगा, इसको तोड़ देगा। तो देखो R N नेगेटिव बनेगा फिर से, और ये क्या बनेगा H2CO3। तो ये बन जाएगा आपको। ज्यादा बेटर तरीका ये होता है दिखाने का कि यहां से जब हम H ले रहे ना, तो वाटर से ना लेके कार्बोक्सिलिक एसिड से ले, और यहां पे ऐसे नेगेटिव दिखा। ठीक, तो ये हो जाएगा C डबल बॉन्ड O, इधर O पे नेगेटिव और ये इसके साथ OH और फिर प्लस में RNH नेगेटिव, RNH और एक नेगेटिव, और फिर ये नेगेटिव इसको ले लिया, आइसोसाइनेट को हटा देते हैं। अब देखो अगले स्टेप में ये O माइनस बना, इधर O माइनस, इधर डबल बॉन्ड O, ये O माइनस के साथ यहाँ पे Na प्लस लिख लो, यहां भी आ जाएगा O माइनस तो उसके साथ Na प्लस, तो हो जाएगा Na2 और 3 O हैं तो CO3 प्लस RNH से RNH2। तो ये था आपका मैकेनिज्म। ठीक, ये मैकेनिज्म आपके बोर्ड के लिए या कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी जरूरी नहीं है। अगर मान लो जे एडवांस से बहुत टफ एग्जाम में पूछा जाता है तो बस यही पूछा जाता है ये इंटरमीडिएट क्या बनेगा, आपसे कभी मैकेनिज्म नहीं लिखवाया जाता। इसका नाम है आइसोसाइनेट। ठीक, तो ये इंटरमीडिएट के थ्रू ये रिएक्शन जाता है। ये एक्स्ट्रा में बनता कैसे है बस वो मैंने आपको बता दिया। आपको बस इतना याद रखना है कि कभी भी जब भी हॉफमैन ब्रोमाइड आएगा हमेशा एक अमाइड दिया होगा आपको और उसके साथ Br2NaOH या KOH दिया होगा। Br2NaOH या KOH को देख के ही समझ जाना है कि क्या करना है इसका। कभी कभी आपको ये दोनों ना याद रखना है, ये भी आपको कि जो Br2NaOH है ना, NaOH ऐसे Br तो OH माइनस इस पे अटैक कर देता है और इसको बाहर निकाल देता है।
तो ये आपका NaOX भी देता है। ठीक, तो आपको याद रखना है कि हमेशा जब भी Br2 प्लस NaOH या KOH लिखा हो तो याद रखना है कि यहाँ पे NaOBr भी हो सकता है। तो या तो ये दे रखा हो आपको ऐसे, या इनके जगह पे आपको NaOBr दे रखा हो। NaOBr का मतलब भी वही है कि NaOH के साथ Br माइनस लिया गया। तो याद रखना है इन दोनों में से कुछ भी दिया हो, ज्यादातर आपको Br2KOH या Br2NaOH ही दिया रहता है। कभी यहां भी दिया है तब भी अमाइड को सीधे अमीन पे ले जाना है। यहां पे ध्यान रखना है 3 कार्बन था, 1 2 3, यहां पे केवल 2 कार्बन है। हमसे गलतियां ये होती हैं कि हम 3 कार्बन को यहाँ CH2NH2 बना देते हैं, यहाँ CH2NH2। वो जब LiAlH4 दिया होता है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट तब बनता है। अगर आपको यहाँ पे हॉफमैन ब्रोमाइड कराना है तो इस कार्बन को सीधे उड़ा देना है, सीधे इसको इससे जोड़ना है, इस कार्बन को इससे जोड़ना है, ये भी याद रखना है, इस कार्बन को इससे जोड़ना है। ठीक है, CH3 CH2, यहां 3 कार्बन है, इसमें कितने हैं 3 कार्बन, और इसमें कितने हैं 2 कार्बन, 2 कार्बन। तो ये गलती हमें नहीं करना। ठीक, लिखो इसे जल्दी से। ये आपका हॉफमैन ब्रोमाइड वाला पार्ट खत्म हुआ। आगे आपका है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ, हम केवल अभी अल्काइल अमीन की चर्चा कर रहे हैं इसलिए अभी अराइल नहीं आया है। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमीन्स। ठीक, फिजिकल प्रॉपर्टीज में आपको पता है कि हम क्या क्या डिस्कस करते हैं। पहला हम डिस्कस करते हैं सॉल्युबिलिटी को। सॉल्युबिलिटी अल्कोहल वाले में आपको याद होगा हमने कैसे डिस्कस किया था, वहां से OH ग्रुप को बस NH2 से रिप्लेस कर देना है। क्या होगा, जब भी मान लो H2O में जब आप घोलने जाओगे ऐसे, तो ये आपके जो नाइट्रोजन है ना, N इधर H इधर H, तो ये दिख रहा, ये आपका ऐसे हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, यहां पे ऐसे हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। जैसे अल्कोहल में होता था ना ऑक्सीजन, मैंने आपको बताया था हाइड्रोजन बॉन्ड के लिए क्या क्या रिक्वायर्ड होता है। हमने कहा था फोन के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, याद रखना है फोन। अगर फ्लोरीन हाइड्रोजन फ्लोरीन आ जाए, फ्लोरीन हाइड्रोजन ऑक्सीजन आ जाए, फ्लोरीन हाइड्रोजन नाइट्रोजन आ जाए, या यहां पे ऑक्सीजन हाइड्रोजन ऑक्सीजन आ जाए, नाइट्रोजन हाइड्रोजन नाइट्रोजन आ जाए, या और कोई बचा है क्या, हाइड्रोजन नाइट्रोजन आ जाए। यानी इन दो के बीच में कोई भी दो, या दोनों सेम ही हो, के बीच में अगर हाइड्रोजन फंसेगा तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा। यानी कि O और नाइट्रोजन के बीच में, या OO के बीच में, या NN के बीच में, या F और N के बीच में, या O और F के बीच में, या FF के बीच में, ऐसे तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा। तो यहां O है, यहां N है, इसके बीच में देखो, या NHO, समझ में आ रहा? तो ये हो रहा हमारा H बॉन्डिंग, H बॉन्डिंग। ठीक, तो अमीन्स आर soluble in H2 वाटर में soluble होते हैं। अच्छा, मैंने आपको उसमें भी पार्ट में बोला था अल्कोहल वाले में कि जैसे जैसे ये वाला पार्ट का अगर साइज बढ़ेगा तो ये हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट है, और ये तो सॉल्युबल नहीं है, सॉल्युबल तो इसके कारण हो रहा है ना, इस ग्रुप के कारण। तो इसका अगर साइज बढ़ाते जाओगे, हाइड्रोकार्बन हाइड्रोफोबिक, ये क्या है, ये है आपका हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन। और हाइड्रोकार्बन क्या होता है, हाइड्रोफोबिक होता है। ये क्या होता है, हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक का आई थिंक आपको मतलब समझ में आता होगा। हाइड्रोफोबिक का मतलब होता है जिसे पानी पसंद नहीं है, वाटर पसंद नहीं है, तो वो उसके साथ बिल्कुल रहना नहीं चाहता, तो ये सॉल्युबल नहीं होगा। तो जैसे जैसे इसका पार्ट आप बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे जो सॉल्युबिलिटी है वो घटती जाएगी।
तो अगर आपसे पूछा जाए जो सॉल्युबिलिटी है, सॉल्युबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, या इसके थ्रू कहेंगे तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अल्काइल चेन, अल्काइल चेन। ये याद रखना है। ये हमने वहां पे भी देखा था कि जो सॉल्युबिलिटी होता है वो जो अमीन के साथ अल्काइल चेन लगा हुआ है ना हाइड्रोकार्बन में, ये क्या है, अल्काइल चेन। तो ये जो हाइड्रोकार्बन अल्काइल चेन है, इसका जैसे जैसे साइज बढ़ेगा, अल्काइल चेन की साइज, अल्काइल चेन या साइज ऑफ अल्काइल चेन लिख लो, साइज ऑफ अल्काइल चेन, जैसे जैसे साइज ऑफ अल्काइल चेन बढ़ेगा सॉल्युबिलिटी घटती जाएगी। अच्छा, एक चीज यहां पे और याद रखना है, अगले वाले में लिख देता हूं, अमीन्स आर ऑल्सो soluble in organic solvent में क्या क्या होता है, लाइक बेंजीन, ईथर, ठीक, और अभी तो मेरे को यही याद आ रहे हैं। अच्छा, एल्कोहल में भी, तो ईथर के साथ आप यहाँ पे एल्कोहल भी लिख लोगे, एल्कोहल, ठीक। तो जो अमीन्स होते हैं वो जो एरोमेटिक सॉरी ऑर्गेनिक जो सॉल्वेंट है उनमें भी सॉल्युबल होते हैं, H2O में भी सॉल्युबल होते हैं, पर इसमें ऐसा कुछ नहीं है। यहां पे देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन, देयर इज नो restriction of size of alkyl chain। ये अल्काइल चेन वाला जो रिस्ट्रिक्शन है वो केवल जब हम वाटर में सॉल्युबिलिटी देख रहे हैं बस वहां पे है। जब भी आप ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में अगर सॉल्युबिलिटी देखेंगे तब कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ये था एक सॉल्युबिलिटी वाला पार्ट। दूसरा हम एक और बात करते हैं, किस चीज का, वो हम करते हैं बॉइलिंग पॉइंट, ठीक। बॉइलिंग पॉइंट में हमने आपको एल्कोहल वाले में क्या बताया था कि दो एल्कोहल के बीच में आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण उनका बॉइलिंग पॉइंट हाइड्रोकार्बन से ज्यादा होता है, यही बताया था। जब हम एल्डिहाइड और कीटोन की बात करते हैं वहां पे चूंकि उस तरीके से हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट नहीं होता, कार्बोक्सिलिक एसिड में थोड़ा बहुत हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होता है बट एल्डिहाइड और कीटोन में नहीं होता, पर एल्कोहल में अच्छा खासा मात्रा में होता है, इसलिए एल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट हमेशा उन दोनों से ज्यादा होता है। अमीन के केस में क्या है, तो अमीन के केस में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है, पर यहां पे जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो एल्कोहल से कम होता है। तो हमेशा याद रखना है कि for comparable molecular mass या मोलर मास, हमेशा जब हम कंपेयर करते हैं तो मोलर मास कंपेरेबल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक का मोलर मास 60 है और दूसरे का 100 या 200 या 400 ऐसे है, तब हम उनका आपस में बॉइलिंग पॉइंट कंपेयर नहीं कर सकते। जब भी हम कंपेयर कर रहे हैं किसी दो का, या हम अमीन का कर रहे हैं या एल्कोहल और अमीन का कर रहे हैं या एल्डिहाइड और एल्कोहल इनके बीच में कर रहे हैं, तो हमेशा मोलर मास सेम होना चाहिए। अगर मोलर मास डिफरेंस होता है तो हमेशा याद रखेंगे कि जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, बॉइलिंग पॉइंट वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोलर मास के। सबसे पहले यही देखा जाता है, जिसका मोलर मास ज्यादा उसकी बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा। बट यदि कंपेरेबल मास हो तब जो आपका ऑर्डर आता है वो आता है सबसे ज्यादा एल्कोहल का, फिर आपका आता है अमीन का, ये एक रफ आइडिया है, फिर आपका आएगा कार्बोक्सिलिक एसिड,
कार्बोक्सिलिक एसिड, और फिर आपका होगा एल्डिहाइड, एल्डिहाइड, फिर आपका कीटोन, और फिर आपका आएगा लास्ट में हाइड्रोकार्बन। ठीक, तो सबसे ज्यादा होगा एल्कोहल, फिर अमीन, फिर कार्बोक्सिलिक एसिड, फिर एल्डिहाइड, और फिर हाइड्रोकार्बन। तो ये एक रफ आइडिया है कि जब भी हमें कंपेयर करना होगा तो हम क्या देखेंगे। RNH, पहले मैं 1 डिग्री अमीन का लिख रहा हूं, 1 डिग्री अमीन, यही मान लेते हैं। दूसरा RN, इधर H, इधर H, ये थोड़ा ऐसे टिल्ट करके लिखूं, N, इधर H, इधर H, और इधर R, N, इधर H, इधर H, इधर R। अब देखो, ये आपका इधर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रहा, इधर भी ऐसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रहा, यहां भी ऐसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रहा, इधर भी ऐसे हो रहा, यहां भी ऐसे हो रहा। अभी देख पा रहे हो, इस तरीके से हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रहा। तो जब नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज्यादा है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी ज्यादा होगा। यही आप अगर 2 डिग्री अमीन में कराओ, 2 डिग्री अमीन, अब क्या होगा, N, इधर एक हाइड्रोजन, बाकी 2 R अल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं, इधर भी N, इधर R, इधर हाइड्रोजन, इधर R, इधर हाइड्रोजन, इधर N, इधर R, इधर R। अब देखो, यहां पे इधर हो रहा, यहां पे ऐसे हो रहा, थोड़ा बहुत ऐसे हो रहा, ठीक। लेकिन इधर भी बड़े बड़े 2 अल्काइल, 2 अल्काइल, 2 अल्काइल, तो यहां पे लेस H बॉन्डिंग, यहां पे मोर H बॉन्डिंग। समझ में आ रहा, यहां जो 2 हाइड्रोजन है, इधर भी 2 हैं, इधर भी 2 हैं, तो ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेंगे। यहां पे भी 2 अल्काइल ग्रुप, इधर भी 2 अल्काइल ग्रुप, उधर भी 2 अल्काइल ग्रुप, तो अल्काइल ग्रुप तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं करने वाले, तो इसलिए यहां पे लेस हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यहां पे मोर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यही आप अगर 3 डिग्री लिख लो, आप यदि यहां पे 3 डिग्री अमीन लिख लो, तो क्या होगा, N, इधर R, इधर R, इधर R, यहां भी N, R, R, R। अब यहां क्या होगा, तो यहां नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो यहां कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है। ठीक, तो सबसे ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग 1 डिग्री में, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री में तो है ही नहीं। तो इसी के बेसिस पे जो बॉइलिंग पॉइंट होगा, ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, देखो, सबसे ज्यादा होगा आपका 1 डिग्री का, फिर होगा आपका 2 डिग्री अमीन, फिर होगा आपका 3 डिग्री अमीन। ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट इन अमीन्स। ठीक, क्यों ऐसा हो रहा, क्योंकि ऑर्डर ऑफ या एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक, किसमें ज्यादा हो रहा, ये अभी आप अब देख के आ रहे हो, तो 1 डिग्री में सबसे ज्यादा, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री, एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन अमीन्स। ठीक, तो ये आप याद रखोगे कि सबसे ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग 1 डिग्री में हो रहा, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री अमीन में, इसमें तो हो ही नहीं रहा 3 डिग्री में, इसलिए सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा आपका 1 डिग्री का, फिर 2 डिग्री का, फिर 3 डिग्री का। ठीक, अच्छा, आपके ना बुक में एक क्वेश्चन दिया है, ऐसे लिटरेचर के बीच में दिया है, मैं वो लिख रहा हूं। क्वेश्चन है आपका,
Out of one butanol and butane one amine, which are more soluble in water and why? Out of butane one all, butane one all and butane one amine, which is more soluble in water and why? ये आपका क्वेश्चन है, ये पेज नंबर 265 पे। अगर आप देखना चाहो तो एनसीईआरटी के पेज 265 पे ये आपका एक क्वेश्चन दे रखा है। क्या है, आपसे पूछा है कि इसमें कौन ज्यादा सॉल्युबल है। अब कैसे पता करेंगे? ब्यूटेन वन ऑल क्या होता है, देखो CH3 CH2 CH2OH, 3 कार्बन हुआ तो एक कार्बन और बढ़ा लेते हैं, CH2OH, 1 2 3 4, और CH यहाँ पे लिख लेता हूं मैं, CH3 CH2 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 NH2। अब मैंने क्या बताया था पीछे कि जैसे जैसे ये वाला चेन का लेंथ बढ़ता जाता है वैसे जो सॉल्युबिलिटी है वो घटती जाती है। मैंने क्या बताया था कि जैसे ये अल्काइल जो चेन है उसका जो लेंथ बढ़ता जाता है, ये पीछे यहाँ पे लिखा था ना, ये यहाँ पे था सॉल्युबिलिटी इज 1 by साइज ऑफ अल्काइल चेन। वाटर में सॉल्युबिलिटी देख रहे हैं तो यहाँ पे हमने वाटर लिखा है कि नहीं? आउट ऑफ ब्यूटेन वन अमीन विच आर मोर सॉल्युबल इन वाटर एंड वाई। अब देखो चूंकि ये अल्काइल चेन बढ़ गया तो ये जो ब्यूटेन 1 2 3 कार्बन तक सॉल्युबल होता है, चौथे कार्बन से बहुत कम सॉल्युबल होता है वाटर में। ये जो अमीन है ये किस में सॉल्युबल होगा? तो ये अब ऑर्गेनिक जो सॉल्वेंट होते हैं उसमें सॉल्युबल होगा। एल्कोहल में चूंकि ये बॉन्ड किस बेसिस पे कंपेयर करेंगे तो इस बेसिस पे कि यहां पे जो ये OH है ना, दिस इज मोर पोलर देन ये वाला जो ग्रुप है CH2NH2। तो ये बॉन्ड कम पोलर है, ये वाला बॉन्ड ज्यादा पोलर है। ऐसा क्यों? क्योंकि यहां पे कार्बन एंड ऑक्सीजन में इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 2.6, इसका है आपका 3.5। यहां पे अगर कार्बन एंड नाइट्रोजन में अगर आप देखोगे तो ये है आपका 3.0 और ये है आपका 2.6। तो डेल्टा EN आपका आएगा यहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 0.4, और यहां पे अगर आप निकालोगे तो कितना होगा? 0.9 डेल्टा EN इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। और आपको पता है जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होता है वो बॉन्ड उतना पोलर होता है। तो चूंकि एल्कोहल्स आर मोर पोलर देन अमीन्स, क्या लिखना है यहां पे? चूंकि एल्कोहल आर मोर पोलर देन amine, so that alcohol is more soluble in water, तो अभी आपको समझ में आ गया होगा कि ये ज्यादा सॉल्युबल है, अमीन कम सॉल्युबल है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के कारण ये ज्यादा पोलर है, वो कम पोलर है। ठीक है, पीछे वाले यहां पे मैंने नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग लिखा था, हाँ ठीक है, ये मैं देख रहा था कि 3 डिग्री में मैंने नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग लिखा है कि नहीं। ये था आपका फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब आपके आगे है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमीन्स। क्या होते हैं
देखो पहले तो ये देख लो कैसा दिखता है अमीन, फिर से RNH2, इसके पास है लोन पेयर। अब ये लोन पेयर दो तरीके से काम करता है। पहला ये काम करता है आपका बेस, लुईस बेस के तरीके से, लुईस बेस, और दूसरा आपका काम करता है न्यूक्लियोफाइल के तरीके से, न्यूक्लियोफाइल। ये जो लोन पेयर है लोन पेयर को ना आपका बुक में अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लिखा है, तो ये अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन या लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वर्क एज क्या, या तो लुईस बेस की तरीके से, ये लुईस बेस मैंने क्यों लिखा है, सॉरी, लुईस एसिड, जो लोन पेयर डोनर होता है उसे हम लुईस एसिड कहते हैं, और ये न्यूक्लियोफिलिक बेस। नहीं, मैंने सही लिखा, कंफ्यूज हो गया। लुईस बेस, जैसे NH3 होता है वो लुईस बेस होता है। अब देखो कैसे कैसे वर्क करता है। पहला है आपका RNH2, दोनों में से कब कैसे वर्क करेगा, तो पहला आपका बेसिसिटी में देखने जा रहा हूं, बेसिसिटी, जब भी HCl से रिएक्शन कराओ, यानी कि H+ प्रोटॉन उपलब्ध हो, तब ये जो लोन पेयर है वो H+ लेगा और ये बना लेगा RNH2 से हो जाएगा 3 पॉजिटिव Cl नेगेटिव। क्या किया मैंने, यहां से जो लोन पेयर है वो लुईस बेस की तरीके से काम किया और जाके H+ को ले लिया, H+ को लिया, या न्यूक्लियोफाइल के तरीके से भी अगर समझना चाहो तो ये न्यूक्लियोफाइल की तरीके से H+ को तब आपको इलेक्ट्रोफाइल मानना होगा, उस पर अटैक करके RNH3 पॉजिटिव बनाया। तो याद रखना है कि यदि एसिडिक प्रोटॉन प्रेजेंट होगा तो ये सॉल्ट बनेगा पहले, ठीक है। पर यदि मान लो कि नहीं प्रेजेंट हो, ये तो अल्काइल वाला हो गया, अगर मान लो कोई अराइल ग्रुप के साथ भी यहाँ पे NH2 लगा हो और इसका भी एसिडिक प्रोटॉन कहीं HCl से रिएक्ट कराओगे तो यहां भी वही बनेगा, सॉल्ट बनेगा, NH3 पॉजिटिव Cl नेगेटिव। इसे बोलते हैं एनिलीनियम सॉल्ट, ठीक। तो सॉल्ट तो दोनों में बनेगा। ये तब का है जब आपके पास H+ या एसिड का सोर्स प्रेजेंट हो। मान लो एसिड का सोर्स अगर ना प्रेजेंट हो, कुछ ऐसे हो, RNH2, इसका रिएक्शन हम करा रहे हैं, कोई कार्बोनिल ग्रुप ले लेते हैं, RC≡O, और यहां पे कोई भी एक ऐसे ले लिया हमने। अब क्या होगा, ये आराम से ऐसे न्यूक्लियोफाइल के तरीके से आएगा और इसको निकाल देगा। क्या बनेगा, RNH, एक H ऊपर हमने दिखा दिया है, लोन पेयर के थ्रू जुड़ा है, C≡O, और यहां पे R डैश इसको बोल दिया मैंने, ये डैश हो गया, और लोन पेयर दिया है तो NH2 में पॉजिटिव। अगले स्टेप में ये इस पे आ गया, RNHC≡O R डैश, ऐसे। तो अमाइड फॉर्म होता है। ये क्या बना, अमाइड। किससे रिएक्ट किया था हमने, ये हमने कराया था रिएक्ट असाइल हैलाइड। अब आयोडीन हमने यूज कर रखा है तो इसे हमने कह दिया आयोडाइड।
और ये है अमीन। तो अमीन का रिएक्शन यदि किसी भी असाइल हैलाइड से कराओगे तो वो आपको अमाइड बना के देगा। यहां NH2 कैसे वर्क कर रहा, तो यहां प्योरली आपका न्यूक्लियोफिलिक सेंटर की तरीके से काम कर रहा। ये क्या है, ये है आपका न्यूक्लियोफिलिक सेंटर। ठीक, तो जब अगर एसिडिक प्रोटॉन प्रेजेंट होगा तब तो ये H+ लेके सॉल्ट बनाएगा, पर यदि यहाँ पे एसिडिक प्रोटॉन प्रेजेंट नहीं होगा तो ये न्यूक्लियोफाइल की तरीके से अटैक करके और आपका अमाइड बनाएगा। इस केस में अगर कोई और केस में मान लो कि कुछ ऐसे अमोनोलिसिस वाले में आपको पता होगा, वहां पे जब अमोनोलिसिस हम करा रहे थे तो RNH2 का जब RX कोई भी यहाँ पे हैलाइड क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में से कोई भी हो सकता है, इसका जब हमने कराया था तो ये लोन पेयर इस पे अटैक करके इसको निकाल रहा था। तो ये क्या काम कर रहा था, न्यूक्लियोफाइल की तरीके से। और ये सेंटर किसका जैसा काम कर रहा था, ये सेंटर आपका कर रहा था इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर, और ये क्या है, न्यूक्लियोफिलिक सेंटर। तो ये न्यूक्लियोफाइल के तरीके से अटैक किया और यहां पे आपका बनाया RNH। एक H को हमने निकाल दिया क्योंकि फिर पॉजिटिव आएगा। जैसे मान लो कोई एग्जाम्पल लो, CH3NH2, इसको हमने रिएक्ट कराया CH2 आयोडाइड, इधर CH2CH3, इधर CH3, और इसको हमने रिएक्ट कराया है CH3NH2 से। क्या होगा, सिंपली ये लोन पेयर इस पे ऐसे अटैक करेगा, जो R के साथ यहां पे आयोडाइड लगा हुआ है ना, ये इस पे, तो ये बॉन्ड ऐसे टूट जाएगा। ये टूटेगा तो क्या बनेगा, CH3NH। क्या होगा, CH3N, इधर भी H मैं ऐसे दिखा दे रहा हूं, और इसके साथ यहां से CH2, ये दिख रहा, CH3N के बाद यहां से जोड़ेंगे और इसको पलट के मैं लिख रहा हूं, तो CH2CH2 और इधर CH3। कितने कार्बन होंगे, 3 इसके और दो एक कार्बन 4 और एक नाइट्रोजन सेंटर 5। तो 3 1 4 कार्बन, एक नाइट्रोजन सेंटर 5। चूंकि नाइट्रोजन ने चौथा बॉन्ड अपना लोन पेयर देके बनाया तो इस पे पॉजिटिव। अगले स्टेप में आपका ये हाइड्रोजन ऐसे निकल जाएगा। कैसे निकल रहा, तो ऐसे भी कह सकते हो कि जो I- निकला ना, वो इस H+ को ले लिया, तो ये यहां पे बना लिया CH3NH CH2CH2CH3। तो ऐसे रिएक्शन भी कराए जाते हैं। तो यहां पे जो NH2 सेंटर है वो आपका न्यूक्लियोफाइल के तरीके से वर्क कर रहा है। तो याद रखना है कि जब भी अगर एसिडिक प्रोटॉन प्रेजेंट होगा उस समय पे जो NH2 ग्रुप है वो बेस की तरीके से काम करेगा, H+ को एब्स्ट्रैक्ट करेगा। यदि H+ प्रेजेंट नहीं है तो न्यूक्लियोफाइल के तरीके से काम करेगा, और देखोगे कि कहां पे ऐसा है जो सेंटर इलेक्ट्रोफिलिक है, वहां पे सीधे न्यूक्लियोफाइल के तरीके से अटैक करा दोगे। इसके आगे आपका बेसिसिटी का कंपैरिजन है। तो ये लेक्चर हम यहीं पे कंक्लूड कर रहे हैं। थैंक यू।